Good morning, students. Today we will discuss expenditure method of calculating national income. Its another name is total outlay method. Whenever try to find out the expenditure national income using expenditure method, we are trying to find out the expenditure done by the whole economy on purchase of goods and services. So the sectors that do expenditure, as we all know that there are four sectors of the economy. First one is household sector, then producer sector, government sector, and rest of the world. These four sectors spend money on the purchase of goods and services. Their expenditure, if added, we will get the value of GDP MP. So with the beginning, we will get GDP MP. हम इस टॉपिक में जो हम डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो एक्सपेंडिचर मेथड को डिस्कस करेंगे, जिसका दूसरा नाम है टोटल आउटले मेथड। और ये एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम नेशनल इनकम को काउंट करेंगे। तो जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम फाइंड आउट करना चाहें तो इसमें हम जो भी चार सेक्टर हैं इकोनॉमी के, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ये चार सेक्टर हैं जो खर्चा करते हैं गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। तो उन खर्चों को अगर हम ऐड कर ले तो हमारे पास वैल्यू आएगी जीडीपी एमपी की, अगर हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं। तो ये जीडीपी एमपी की वैल्यू, इसको फर्दर हम कन्वर्ट कर सकते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। अब जैसे हम कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि किसी जो एक्सपेंडिचर है, किसी एक एक्सपेंडिचर किसी दूसरे की इनकम का काम करते हैं, तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू इनकम हो जाते हैं। तो इसीलिए हम इसके थ्रू हम नेशनल इनकम को काउंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट जीडीपी एमपी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन, वेयर सी रिप्रेजेंट्स प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। It means the expenditure done by the household sector on the purchase of goods and services from the economy. Next one is I. It represents investment expenditure. Investment expenditure. It means all the expenditure done by the producer to produce something. However, we have another name of this aspect, such as gross domestic capital formation, अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पहले हमने सी को एक्सप्लेन किया कि सी क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कि जो भी प्रोड्यूसर हाउस होल्ड सेक्टर है, वो जो भी खर्चा कर रहा है गुड्स और सर्विसेज को, ताकि वो अपनी डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन कर सके वांट्स की, तो वो सारा खर्चा सी में आ गया। उसके बाद आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, हमने इसको लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ जितना भी एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर सेक्टर ने किया है ताकि गुड्स और सर्विसेज को बनाया जा सके, और उसी को हम लिख सकते हैं ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम कैपिटल फॉर्मेशन है। डोमेस्टिक हमने लगाया क्योंकि हम डोमेस्टिक एरिया की बात कर रहे हैं, और ग्रोस यानी कि इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमने अभी इसमें से माइनस नहीं की, तो हमारे पास ग्रोस वैल्यू है। अब इसी को हम और एक तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? वो तरीका है कि ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इसमें हम ऐड कर सकते हैं ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। अब हमने इसको क्लासिफाई क्यों किया, उसका रीजन ये है कि यहां पर हमने लिखा फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कि जो मशीन्स हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं उनकी बात कर रहे हैं, और प्लस हमने किया
चेंज इन स्टॉक, जो इन्वेंट्री के ऊपर खर्चा हो रहा है। तो इन दोनों खर्चों को मिलाकर हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट आती है। और इसी तरह से इसको हम और भी एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। वो कैसे? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन, ताकि इसको ग्रोस बना सके हम, प्लस चेंज इन स्टॉक। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा क्वेश्चन पेपर में। इसकी डेप्थ आपको आनी बहुत जरूरी है इस टॉपिक की, इन्वेस्टमेंट की। अगर ये हमें क्लियर हो जाता है तो फिर ये बड़ा इजी हो जाता है कैलकुलेट करना। और यहाँ पर हम इस चेंज इन स्टॉक को भी थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले भी पिछले वीडियो में किया हुआ। तो वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू इस पेपर में दी हो उसी की तरह हम इसको ऑपरेट करेंगे। इस फॉर्मूले को, जो वैल्यूज हमें गिवन हो उसका यूज करेंगे। तो हमें ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि क्या हमें दिया हुआ है। अगर हमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो फिर हमें कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आई की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। लेकिन अगर इसमें लिखा हुआ है, वैल्यू दी हुई है पेपर में कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, एक चेंज इन स्टॉक की वैल्यू दे रखी है, तो इन दोनों को प्लस करके हम ये आई की वैल्यू तैयार कर पाएंगे। इसी तरह से अगर नेट दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दी हुई है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दी हुई है और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक भी दिया हुआ है, तो इनको हमें कैलकुलेट ऐड करके आई की वैल्यू बनानी पड़ेगी। और इसी तरह से चेंज इन स्टॉक की जगह क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करके हम चेंज इन स्टॉक को निकाल सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल expenditure. And as we know that government also do expenditure on goods and services. And the next one is export, and then M represents imports. Interestingly, we are using minus here against value of import. We are using it as a negative aspect. Why? Because अगर हम इसको समझें कि जब हम एक्सपोर्ट को देख रहे हैं तो उसमें हमने यहाँ प्लस लिखा हुआ है, तो इन सबको तो हम प्लस कर रहे हैं, चार चीजों को, लेकिन इंपोर्ट को माइनस कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि इंपोर्ट जब हम करेंगे तो इसका मतलब हम गुड्स और सर्विसेज बाहर से परचेज कर रहे हैं, तो पैसा इकोनॉमी का बाहर जा रहा है, तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा हमारे सर्कुलर फ्लो को, हमारी नेशनल इनकम। तो इंपोर्ट से हमारी नेशनल इनकम कम होती है। अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो नेशनल इनकम पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसलिए हमने उसको माइनस किया है। हाउएवर पेपर में कभी ऐसा दिया होता है कि नेट एक्सपोर्ट, अगर नेट एक्सपोर्ट दिया है इसका मतलब x माइनस एम कर उस उन्होंने दे रखा है, x में से m की वैल्यू माइनस कर रखी है, तो नेट एक्सपोर्ट को हम एज पॉजिटिव यूज करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। इसी तरह से नेट इंपोर्ट भी दिया हो सकता है, उसका मतलब हुआ इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट माइनस किया है, तो ये जो वैल्यू है हमारे लिए वो नेगेटिव काम करती है। इसको हम c प्लस आई प्लस जी के साथ माइनस करते हैं, इसको नेट इंपोर्ट अगर हमें दिया हो। तो ये बातें हमने कुछ देखी, और यहाँ पर फिर हमें ये देखना होगा कि हाँ हमने एमपी क्यों लिया, एमपी क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं, एफसी क्यों नहीं यूज कर रहे। उसका रीजन फिर यही है कि जो भी एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं वो मार्केट प्राइसेस पर होगा, और मार्केट प्राइसेस में इनडायरेक्ट टैक्सेस भी अपना इफेक्ट रखते हैं और सब्सिडीज भी अपना इफेक्ट रखती हैं। तो इसलिए जो खर्चा हम बाजार में करेंगे तो वो मार्केट बाजार कीमतों पर करेंगे, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी इफेक्ट है और सब्सिडीज का भी इफेक्ट है, इसलिए ये वैल्यू हमारी आएगी मार्केट प्राइस पे। तो इस तरह से हम ये बिल्कुल आसान सा तरीका c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इसको हम करते हैं, वैल्यूज गिवन है तो हम जीडीपी एमपी तक पहुंच जाते हैं। और कैसे जीडीपी एमपी को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है उसके लिए हम फिर देखेंगे, एक नया उसके लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम कन्वर्जन समझेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में या फिर नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में। तो ये टॉपिक था हमने जो डिस्कस किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।